नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सांग परंपरा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हरियाणवी सांग परंपरा के मर्मज्ञ, लेखक और कवि, और पता नहीं कितना परिचय रामफल चहल जी का है। स्वागत है रामफल जी, आप एक बार फिर से। सभी दर्शकों को और आपको नमस्कार। कई दिन में ठहरे हो आप हमारे। हाँ, वो मैं इसीलिए जब आप कोई बात कहते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ जो प्रभु इच्छा है। तो उसका मतलब यही है कि हम तो केवल पुतले ही हैं, कठपुतले ही हैं, प्रभु इच्छा होती है। अच्छा, एक हमारे यहाँ लोग गायक हुए हैं और सांगी भी, आप उनको कहो, भजनी कहो, दादा जगन्नाथ समचारणा वाले जी, उन पे आपने ये किताब भी लिखी है। जी हाँ, है ना। तो आज हमने लगे दादा जगन्नाथ के बारे में ही बता दो। देखो, किसी भी आदमी या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम एनालिसिस करें तो 3 चीज़ें देखनी होती हैं: देश, काल और परिस्थिति। ये किसी चीज़ को समझने के लिए 3 चीज़ों पर ज़रूरी है। तो जो 1960 से पहले या ये कहिए कि 80 तक का कह लो, और 1885-90 से लेके ये जो 70-75 वर्ष हैं, ये सांग के कालखंड के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं। 1885-90 से लेके और 1970-75 या 80 तक का सांग का मतलब सर्वोत्तम काल इसी दौरान आया। इसी दौरान आया। और इसमें खास बात ये रही कि वैसे तो 800 साल पुराना है, और बहुत से लोग जो कलाकार थे, जैसे जिनके बारे में हमने चर्चा करी है, चाहे वो अहमद बख्श थानेसरी थे, चाहे वो अली बख्श थे, चाहे वो पंडित मांगेराम थे, पंडित जो है ना दीपचंद थे, या पंडित लक्ष्मीचंद थे, चाहे मुंशीराम जांडली, चाहे मुंशीराम, हर एक ने अपनी अपनी अलग अलग रचनाएं करी और अलग अलग धुनों का एक तरह से प्रचलन उन्होंने शुरू किया। साजों का भी इसी तरह से है कि पहले जैसे सांग किसी ऊंची टेकड़े पर होता था, फिर पंडित दीपचंद ने तखत बिछाना शुरू किया, घाघरी और आंगी की जगह कुर्ता का इस्तेमाल किया, कंध का या मोटे ओढ़ने का इस्तेमाल किया। तो ये ड्रेस जो थी उसमें भी परिवर्तन होते रहे। शुरू में जैसे नगाड़ा ही था सांग में, फिर नगाड़ा के साथ में ढोलक आ गया, ढोलक के साथ साथ फिर जो है ना हारमोनियम, वो तो बहुत बाद में लिया गया, हारमोनियम को कच्चा साज मानते थे, और क्लारनेट आ गई। तो इस तरह से पक्के साजों पे बहुत सालों तक वो चला। इसमें जितनी भी हमारी गायन शैलियाँ थी, लगभग 40 तरह की, जिस पे हम चर्चा शायद कभी कर चुके हैं, उसमें से रागनी जो है वो प्रसिद्धि को प्राप्त होती गई। रागनी धीरे धीरे ऐसे शुरुआत में थोड़े से कच्चे खिलाड़ी को रागनी दिया करते, जो अच्छे पक्के गायक थे ना, तो वो 2 आछोइया काफिया वो गाते थे। रागनी थोड़ा कच्चे न मिलती। हाँ, लेकिन वो कच्चे ने मिलती मिलती फिर वो सारे गाने लग गए, और वो एक प्रचलन में आ गई कोई चीज़। तो प्रचलन में आ गई तो इतनी प्रसिद्ध होगी वो कि लोगों को दिमाग में आया कि भाई क्यों ना पूरी कथा की बजाय रागनी को ही ले लिया जाए। तो रागनी इस तरह से जो है ना वो आगे आने लगी। साजों की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो साज महंगे बहुत थे, आम आदमी के बजाने बस के नहीं थे। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से और 1918 तक, उसमें हमारी फौजें बाहर गई अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए, और वहाँ अलग अलग मिलिट्री के जो लोग थे, अलग अलग देशों की बटालियन से मिले। तो उनमें एक कोई ऐसा साज था जिसकी नकल करके सीधा सरल सा बेंजो बना लिया। अच्छा। हाँ, ये जर्मनी का साज है मूलतः बेंजो जो है। अच्छा। हालांकि और तरह का उसमें बड़ी मतलब वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको देखा देखी करके मॉडिफाई कर दिया, बना रहा। हाँ, मॉडिफाई करने में तो तेज है जुगाड़ तो वो जो है ना बेंजो बना लिया। उससे पहले क्या था कि बाल्टी ले लेते थे, टक टक मार, हाँ, मटका लेते थे, उसको उसके ऊपर काकर से, और कई बार डंडी लेके बोतल लिटाई, बोतल को ही साज बना लेते थे, है ना। तो कई बार ठेकर को ही साज के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो ये इस तरह के चिमटा था, बाबे वाला चिमटा बजाने लग गए। तो ये जो सेनाएं हमारी गई तो उन्होंने बेंजो ईजाद किया जी। और फौजी मेहर सिंह इसके प्रथम गायक कहे जा सकते हैं, कच्चे साजों के। अच्छा।
गड़वे पे टीप नहीं बनती थी उसमें, गड़वे को कांकर से ही बजाते थे और बेंजो साथ में था। तो कंपनी बाग में एक खंबा है दिल्ली में, अच्छा जी। उसके नीचे गाते थे फौजी मेहर सिंह, तो उसको मेहर सिंह वाला खंबा आज भी जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं। और उसमें फिर धीरे धीरे जैसे दादा जगन्नाथ की खास बात ये रही कि इन्होंने उस गड़वे के ऊपर ट्रक के टायर के अंदर जो टीप होती है ना वो बंधवानी शुरू कर दी। अच्छा जी। हाँ, ट्रक के टायर के अंदर या मोटर के टायर के अंदर जो टीप होती है वो बांधनी शुरू कर दी, तो वो एक अलग साज बन गया। उसकी आवाज़ गम गम जैसे आपने सुना तो चल रहे खूब चल रहे हैं। हाँ, तो वो एक अलग वो हो गया गढ़वा और बेंजू, और इस तरह से फिर बाकी के साज ये मतलब धीरे धीरे हो गए। ये दादा जगन्नाथ की देन है? दादा जगन्नाथ की देन। अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत लंबे तगड़े डील डोल के थे, बहुत ही गहरा मतलब एक भरा हुआ शरीर, भूरा रंग, नैनक्स बहुत, और सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व था। कई बार जैसे मिले, घंटों बातें हुई, घर भी गए, वो भी आते थे मेरे पास। तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व और बहुत अच्छे विचारों के व्यक्ति थे जो प्रभावित करते थे। इनका जन्म 27 जुलाई 1939 को गांव शमचाना, जिला रोहतक में ज्योतिषाचार्य और पुरोहित पंडित जयनारायण के घर में हुआ। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय इनके एक अध्यापक थे पंडित राम भगत, तो उनको लगा कि भाई इस बालक में कम दमखम है, तो उन्होंने इनको जो है ना वो संगीत की शिक्षा भी थोड़ी थोड़ी देनी शुरू करी और इस तरह से शिष्य बना लिया। तो पंडित राम भगत जो अध्यापक थे, बहुत बड़े गायक नहीं थे, बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उनको गुरु मानना और धारण किया, तो सारी उम्र उनकी गुरु भक्ति करी मतलब। और 20 वर्ष की आयु में सन 1959 में मैट्रिक पास करते ही आकाशवाणी दिल्ली से हरियाणवी लोक संगीत में गायकी में परीक्षा पास करी। और उसी वर्ष इनका विवाह दिल्ली सूबा के डांसा गांव में पंडित चंदगी राम की सुपुत्री छोटी देवी से हुआ। इत्तेफाक ये देखिए कि पंडित जी की पत्नी भी छोटी देवी थी, पंडित जी की माँ का नाम भी छोटी देवी और दादी का नाम भी छोटी देवी था। अच्छा जी। हाँ, 3 चीजें इत्तेफाक इसी को कहते हैं। 3 छोटी देवी हैं। हाँ, तो बोला है छोटी या छोटो? छोटी देवी। हाँ, तो सन 62 में फिर दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है, दिल्ली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें क्लर्क की नौकरी ले ली और 33 वर्ष तक वहीं पर नौकरी करी। तो ढोलक, नगाड़ा, चिमटा, बेंजू, गढ़वा, ये सभी साज ये बजा लेते थे और बहुत दक्षता थी इनको। गाते थे ना, जब हमने भी देखा और 1-2 वीडियो भी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी कि लंबा शरीर था, धोती बांधते थे, तो धोती की किनारी को ऐसे पकड़ के और जैसे ठुमक के और अर्ध नृत्य उसको कहेंगे। अच्छा। एक मस्ती में, एक अल्लड़पने में आधा डांस भी था और ठुमका भी था, उसमें चारों तरफ चक्कर काट के गाते थे। ये जो आजकल के गायक जैसे कुश्ती की तरह से वो मारते हैं ना, वहाँ वो नहीं, लेकिन ये ठुमके से चारों तरफ नाच के, जैसे मोर नाचता है। अच्छा। इस तरह से नाच के और ये गाते थे और बहुत मस्ती में, बहुत ऊंचे सुर में और सुरीले गले से और सुरीले से ही सबका मन मोह लेते थे। गढ़वा बेंजू की रागनियों का इनको सरताज कहा जाने लगा और सन 1974 में पहला गढ़वा बेंजू रागनी कंपटीशन दिल्ली सूबे के देवली गांव में हुआ। पहला जो था 1974 में देवली गांव में, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ करके, और मेरी एक किताब में पूरा भी है कि रागनी कंपटीशन का इतिहास। अच्छा। इस नाम से। तो देवली गांव दिल्ली सूबे में, दूसरा फिर मीठापुर में हुआ, तीसरा घेवरा में और चौथा कंजावला में हुआ। 4 पहले रागनी कंपटीशन जो है वो दिल्ली सूबे में हुआ, क्योंकि दिल्ली सूबे की हमारी संस्कृति बिल्कुल एक जैसी हरियाणा का ही पार्ट रही है। और कंजावला वाले में पंडित जगन्नाथ के शिष्य जो रागनी गायक में सबसे बड़ा नाम है वो राजकिशन अगवानपुरिया का, उन्होंने पहला इनाम जीता था। हरियाणा में सन 1977 में चौधरी स्वरूप सिंह विधानसभा हरियाणा के आसी वाले, हाँ, वो अध्यक्ष होते थे। तो शिलाना गांव है सिसाना के पास में, उसमें पहला रागनी कंपटीशन हुआ था सन 1977 में। और मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी स्वरूप सिंह वो जो है ना थे। उसके बाद निंदाना गांव में हुआ, निंदाना धनपत सिंह का गांव, तो उसमें हुआ तो 1100 रुपये का इनाम था, उसमें बहुत बड़ा इनाम था 1100 रुपये सन 1977 में। तो पहला इनाम राजकिशन अगवानपुरिया ने जीता था और इनके पक्के शिष्य थे और आखिरी तक रागनी गायकी में एक
बेताज बादशाह रहे। और इसके बाद तो रागनी कंपटीशन का ऐसा दौर चला कि कई बार हमने देखा है यहाँ कुछ रागनी कंपटीशन में जज के तौर पे, कुछ रागनी कंपटीशन में वैसे ही रिकॉर्डिंग करने रेडियो की तरफ से, तो कुछ में वैसे शामिल होने। तो मंच पे इतने कलाकार हो जाते थे कि वो कईयों को टालना पड़ता था और बड़ा सिफारिशें लगती थी, मेरे को भी रागनी गाने का नंबर दो। मंच पे जगह नहीं होती, इतने कलाकार होने लग गए थे एक बार। राजकिशन अगवानपुरिया, रणबीर सिंह बड़वासनिया, बाली शर्मा, जगबीर कारोरिया, बहुत नामचीन कलाकार इनके शिष्य हैं। और उनके जो दूसरे समकालीन जो थे गायक, वो भी इनको गुरु भाव से ही देखते थे और बड़ा आदर करते थे। हरियाणा सरकार द्वारा इनको फौजी मेहर सिंह सम्मान से नवाजा गया, जो कि 1 लाख रुपए की राशि सम्मान के तौर पे इनको दी गई थी। और पंडित जी का स्वभाव देखा, मेरे ख्याल से 10-15 बार तो मुलाकात हुई कम से कम। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, सच को सच कहते थे, झूठ को झूठ कहते थे। जो बात पसंद है आई उसको मुंह पे लेकिन सलीके से कहते थे, मुंह पे कह देते थे लेकिन सलीके से, यूँ नहीं खड़ा लट मार दिया। और जो पसंद आई उसकी प्रशंसा खूब कर देते थे। और सब मतलब पाँव की तरफ हाथ करते थे बड़े खुले दिल से। दूसरा, इनके मेल जोल के टाइम पे वैसे भी और इनके शिष्यों के हिसाब से भी और इनकी लेखनी के हिसाब से भी कोई जातिवाद इनमें नहीं था जी। हाँ, मैं वो भले लोग हम होया कौन करे जी। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि जाति पाति से, अहंकार से बिल्कुल दूर, जो आ गया उसी को पुचकार दिया। और फिर उसके गुणों की बात करते थे, अवगुण की बात कभी नहीं करते थे उससे। तो मैं भाई गुलाब सिंह खांडवाड़ के साथ इनसे मिलने समझाना गया। गुलाब सिंह ने इनको मेरा नाम बताया। मैंने जब चरण स्पर्श किया और इनको पहली मुलाकात में, भाई बड़े आदमी एक सम्मान के तौर पर मैं शॉल सफ़ेद लेके गया था, तो इनको दी तो गले से लगा लिया एकदम से। कहते भाई इतना सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं रेडियो पे, तो आपका बहुत इज्जत करता हूँ। और बहुत मतलब आओ भगत करी। और बाद में बोले भाई गुलाब सिंह, मैं तो बालकपन से रेडियो में गाने लग गया था, इसलिए हर एक रेडियो वाले की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक तो मैं रेडियो पे गया था, आज रेडियो वाले मेरे घर क्यों कराए, भाई कोई तो खास बात होगी। आओ भाग्य मेरे कि रेडियो वाले मेरे घर आए। तो बहुत आदर सूचक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। मैंने कहा पंडित जी, चोई हरिंद्र राय जी हेडमास्टर, जाट और वेस्ट स्कूल रोड तक के हेडमास्टर है वो, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भगवान की दया से मैं भी उन्हीं के गांव में पैदा हुआ हूँ, चोई हरिंद्र राय के निमड़ी। हाँ, तो वो जो है ना, उनके ऊपर एक किस्सा लिखता हूँ, क्योंकि इनके बड़ी बात है। अभी आपके आने से पहले मैं हरनंद राय जी के ऊपर किताब पढ़ रहा था। हाँ, कई पुस्तकें हैं उनकी, मैं पढ़ रहा था अभी उनके ऊपर। और अभी आपने जिक्र कर दिया। हाँ, तो उनके सुपुत्र हर्षरूप चहल जी इंजीनियर, उस समय जो मुरथल तकनीकी विश्वविद्यालय छोटूराम के नाम से, उसके कुलपति थे। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि कोई बड़े आज से कोई इस तरह की बात करो। तो मैंने कहा साहब इस पे तो किस्सा बढ़वा सकते हैं ताउजियों पे। तो बोले किस्सा कैसे बनेगा? कि जी बना के आपको दिखा देंगे। तो बनाया, दिखाया, तो मतलब ठीक ठीक सा समझ में आया। वो तो इंजीनियर थे, उनका तो नहीं, वो ठीक ठीक सा समझ में इसलिए आया कि बताऊंगा उसके बारे में। तो उसके बाद क्या किया हमने कि उनकी चोई हरिंद्र राय हेडमास्टर की 4 जनवरी को जयंती मनाते हैं, तो हमारे गांव में फिर पंडित जी को बुलवाया। और भाई गुलाब सिंह खांडवाड़ इनके 1-2 साथी, किस्सा सुनाया। वो जब सुनाया ना, तब फिर वो गदगद हो गए। हर्षरूप चहल जी बोले भाई आज यूं लगा कि वाकई बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। क्योंकि इसको पढ़ रहे थे तो हम पुस्तक के तौर पे पढ़ते, तो पुस्तकें तो हम नहीं, सरला मैडम गाना और पढ़ना अलग चीज़ है। हाँ, कि सरला मैडम ने भी पूरी पुस्तक लिखी है, तो मैं भी। तो जब गाया तो एकदम से पंडित जी का बड़ा स्वागत किया, इनको लिफाफा भी दिया दान स्वरूप, और शॉल वगैरह भेंट की। पूरे गाँव ने बड़ा सम्मान किया, हमारे गाँव ने माड़ाओं से उनसे। तो बाद में बोलते हुए हर्षरूप चहल जी ने कहा कि भाई आप लोगों ने मिलके जो मेरे पिताजी लेटे हुए थे, आज उनको बैठा कर दिया। वो एक सरल सा मतलब स्वाभाविक जो उद्गार होते हैं उनका एक अपना महत्व होता है। और याद भी मैं उन्हीं को रखता हूँ कि जो बात सहज और सरलता से कही गई हो। तो उनका भी आज पिताजी को आप लोगों ने मिलके बैठा कर दिया, और बहुत मतलब भावुक हो गए, वो जीवित कर दिया। तो निवड़ी गांव में काफ़ी लोगों ने फिर इनसे मुलाकात करी।
हमारे घर गए, बैठे वहाँ घंटा 2 घंटे चाय वाय पी, तो बड़ा मतलब एक प्रेम मिलते ही, हाँ मेरे पिताजी से मिलते ही ऐसा लगा कि जैसे बहुत सालों से जानते हो। आनंद प्यारा हो जी, हाँ है ना। हाँ, तो वो थे। इन्होंने कुल 15 किस्से लिखे पंडित जगन्नाथ ने, जो पूरे किस्से हैं। जैसे भगवान परशुराम का, चौहरण राय हेडमास्टर, महाबली सतपाल पहलवान पे, और कृष्ण अवतार, कृष्ण सुदामा, गीता उपदेश, सीता स्वयंवर, सीता वनवास, अश्वमेघ यज्ञ, शिव पार्वती विवाह, गोकर्ण, गोपीचंद, चंद्रकांता, महाराजा अग्रसेन और किसान मसीहा चौधरी छोटूराम। तो 300 से ज़्यादा, कुछ 350 के आसपास जो फुटकर रचनाएं, रागनियाँ, उपदेश, गीत, रागनी, ये सारी ये इनसे अलग हैं। और कुछ पूरे किस्से नहीं है, वो अधूरे किस्से, वो अलग हैं। तो आपकी किताब में कितने कहा गई? 600 से ऊपर है। 600 से ऊपर, हाँ, क्योंकि किस्सों में कई रागनियाँ हैं इनकी। और इनकी रचनाओं पर आधारित पहली पुस्तक 2007 में डॉक्टर माया मलिक और डॉक्टर जगबीर राठी ने लिखी थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने प्रकाशन किया था, और उसमें के कुलपति थे डॉक्टर राजेश धनखड़। उन्होंने इनको मंच पे बुला के सम्मानित भी किया। तो मैं एक बार गुलाब सिंह भाई के साथ गया, तो बातचीत चली भी, आपका लेखन कितना का है? तो उन्होंने कहा भाई 10-12 साल पहले एक किताब छपी थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने उससे भी ज़्यादा लिख दिया, 10-12 साल का अंतराल हो गया। तो मैंने कहा फिर लिख दें उस पर? बोले भाई लिख दो, ये तो अच्छी बात है। और सारा जो उसी टाइम बैठे बैठे नीचे, ऊपर चुबारे में रहते थे, नीचे गए और सारा एक बड़ा सा लिफाफा भर के मेरे को दे दिया, जितना भी इनकी रचनाएं थी वो सारी। ये है भाई, हाँ, दे दी। और वो जो है ना, ग्रंथावली के रूप में, जैसे आपने अभी दर्शकों को दिखाया, ये है जी ग्रंथावली, ये एक मोटी ग्रंथावली। ये अक्षरधाम प्रकाशन करनाल रोड कैथल वालों ने छापी है। हाँ, मेरे ख्याल से 600 मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं। 600 कुछ पेज है, देखना इसका आखिरी पेज 600 से भी ज़्यादा, 663-64 पेज हैं जी। हाँ, 664 पेज की ये तो सारी पंडित जी की रचनाएं हैं इसमें ज़्यादातर। 29 जुलाई 1918 को मैं भाई गुलाब सिंह जी के साथ पंडित जी से मिलने गया, और चाय पीने के बाद मैंने कहा पंडित जी एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि 2018 तक तो ये फ़ोटो सेल्फी इसका पूरा ज़माना आ ही गया था। उससे पहले तो हमें करना नहीं आता था। तो बोले कि ठीक है। नीचे आंगन में खड़े हुए हमने और फ़ोटो वोटो खींचे। उसके बाद कर लगे, पिछले दिनों तो थोड़ी तबीयत भी ढीली हो गई थी बातचीत के दौरान। तो मैंने कहा पंडित जी कभी तबीयत ऐसी ख़राब हो तो हमने याद कर लिया करो, हम आ जाएंगे, आपको ले चलेंगे, गाड़ी वाड़ी तो है ही सब कुछ। तो यूँ स्माइल सी दे के ऊपर ने मुँह करके बोला, अरे तुमने क्या याद करना था, कदे न कदे राम ने नहीं याद कर लूँगा। वो कई बार हमारी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं न्यू नहीं बोला थे, तो वो ऐसी सरस्वती बैठी हुई थी उनकी जुबान पे। ये बात है 29 जुलाई की, और 11 अगस्त 1918 को सुरक्षित आ रही। और मैं उस टाइम हरिभूमि में था। हाँ, और मुझे याद है रात को जब पता चला तो इनके ऊपर स्पेशल आपसे भी कईयों से जानकारी लेके एक पेज बनाया था। हाँ, लेकिन ये बेशक शारीरिक तौर पर हमसे जुदा हो गए धर्मेंद्र जी, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं ना वो बिल्कुल अमर रहेंगी। वो इस तरह की रचनाएं हैं कि वो एक ऐसी धरोहर छोड़ गए हमारे लिए कि उनको हम भूलेंगे नहीं। और मृत्यु से एक दिन पहले भजन लिखा था, तो जब मैं गया इनके उन पे मतलब दुख प्रकट करने, शोक प्रकट करने, तो इनके सुपुत्र ने मुझे दिया, वो सचिन नाम है। तो सचिन ने मुझे कहा कि अंकल ये दादाजी का आखिरी भजन है, वो भी इस पुस्तक में शामिल है। ये तो मेरे ख्याल से मैं लास्ट में पढ़ रहा था, बिल्कुल आखिरी में है ना। हाँ, तो ये आपने इसमें डाला है कि इस पढ़ के सुनाऊं? हाँ डाला। अच्छा, इस पर करेंगे चर्चा। तो अब उनके लेखन पे अगर हम चर्चा करें, क्योंकि ये तो उनके व्यक्तित्व पे बात थी, लेखन की अगर हम चर्चा करें तो आत्मा मन से कहती है, तने बहुत घनी कर ली मन की अब तो जाने दे। तने बहुत घनी कर ली मन की अब तो जाने दे, जगन्नाथ बस की ना इस दुनिया की घुड़दौड़, मैं अपने ढंग से जीऊँ ना चाहिए लाख करोड़, और सारी मरोड़ छोड़ कहूँ हाथ जोड़, मने बकस जमाने दे, तने बहुत घनी कर ली मन की अब तो जाने दे। परमात्मा के बारे में लिखा पंडित जी ने, हे अलख अनादि अंतर्यामी अविनाशी आनंद आता, अजन्मा है अजर अमर तू कहीं नजर नहीं आता,
सर्वशक्ति मान प्रभु जी सकल जगत आधार तू ही, सर्वेश्वर और सर्वव्यापक रह सबके भीतर बाहर तू ही, सृष्टि रचता पालक पोषक फिर करता संहार तू ही, मकड़ी कैसा जाल पूर के फिर सारे ने आपे खाता, हे अलख अनादि अंतर्यामी अविनाशी आनंदाता। स्त्री के संबंध में इन्होंने कहा है, तने लुगाई खूब बनाई कुछ कही नहीं जाती, कितने दुख न ओटे से हद बीरा की छाती, सब न बेरा नहीं औरत का या गहरी हो कुईते, कदे छकत कांटे जैसी कदे नरम रुईते, और कदे फूल सी कोमल हो कदे पैनी हो सुईते, और कदे शेर का करे सामना कदे डरे चुईते। ये कंट्रास्ट है महिला का, जो महिलाओं पे वैसे भी कई बहुत कम रागणियाँ लिखी गई। हाँ, कदे जलते भी शीतल हो कदे अग्नि ते भी हो ताती, तने लुगाई खूब बनाई कुछ कही नहीं जाती। कि सारी तरह का जो है ना वर्णन पंडित ने किया है। दूसरा, बेटा एर गैर हो जा कदे बेटी नहीं पराई हो, वह घर क्यों कर चालने जिस घर में दुखी लुगाई हो, वीर के कारण रची सृष्टि वीर से उत्पन्न है संसार, वीर की खातर शहर बसाए वीर के कारण है घर बार। ये जो मकान दुकान ये बनाते हैं ना, तो घरवाली को खुश करने के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा कि मस्त मलंग का घना कोने दान होता है इन बातों में कि मैं ये बना दूँ। तो जो घरवाली होगा कि भाई मेरे बच्चे सुख से रहे, पत्नी खुश हो, तो देख मैंने ईशा नक्शा बनवाया, देख मैंने ईशा पेड़ कड़ा चढ़ाया। तो वो कह रहे हैं कि वीर के कारण रची सृष्टि वीर से है उत्पन्न संसार, वीर की खातर शहर बसाए वीर के कारण है घर बार, बिना वीर ना प्रीत किसी से वीर के कारण सबसे प्यार, और वीर के कारण समाज बने वीर के कारण है परिवार, बखत पड़े पे मर्द का दौरे सबसे श्रेष्ठ दवाई हो, बेटा यार गैर हो जाए कदे बेटी नहीं पराई हो। एक और बात कही इन्होंने, वीर हो केवल वीर नहीं या बानी घर की हुआ करे, वीर हो केवल वीर नहीं या बानी घर की हुआ करे, सब तरियात इज्जत चारों कानी घर की हुआ करे, और बिना वीर घर बार किसाया निशानी घर की हुआ करे, कोई समझे तो या घर के भीतर रानी घर की हुआ करे, और चाहे कोई मत कदर करो पर इश्क गात समाई हो, और वीर हो केवल वीर नहीं या घर की बानी हुआ करे। तो इसकी गात समाई और ये सारी गुण जो वीर बानी एक शब्द है जी। हाँ, वीर बानी, बानी का मतलब होता है इज्जत। अच्छा, बानी कानी, अच्छा है ना। तो ये जैसे किनारी होती है कपड़े की, तो वो उसकी वही रोकती है उसको। हाँ, वो ना हो तो कपड़ा फट जाए। तो बानी कहते हैं कि जो है ना कि भाई इज्जत, तो घर की इज्जत होती है औरतें, और जिस घर में दुखी हो तो फिर उस घर का बेड़ा पार नहीं लगता। तो इस बानी का शब्द का इस्तेमाल इन्होंने इज्जत के तौर पे किया, भाई घर की इज्जत होती है। वीर बानी, हाँ, और वीर का अपोजिट वर्ड मर्द है। मर्द वीर है। हाँ, बिना नून के रांधे साग, और बिना किनारी बंद है पाग। एक और है कुछ, और ना वो साग, हाँ, बिना सुर के गावे राग, बिना नून के रांधे साग, बिना किनारी बंद है पाग, और बिना सुर के गावे राग, ना वो राग ना वो पाग ना वो साग। तो इसी तरह से बानी जो है घर की जो इज्जत है वो वीर के लिए है, वीर के लिए है। पाग पगड़ी की जो किनारी है उसकी इज्जत होती है, वैसे ही है घर के। स्वार्थ और समझदारी के बारे में, भाई स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, समझदार से बैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना। तो मूर्ख जो है वो यार अच्छा नहीं होता, समझदार अगर बैरी भी है तो वही ठीक है। समझदार दुश्मन भी होगा ना खोटी नीत धरेगा, अच्छी बूंदी और के शामी कहता नहीं फिरेगा, और मूर्ख गला कदे भूल के जय कोई मेल करेगा, चाहे शीश काट के दे लियो उसका पेटा नहीं भरेगा, और बखत पड़े जब आँख बदल जा या होशियारी कुछ ना, स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना। जगत को जंजाल कहा है पंडित जी ने, पंडित जगन्नाथ ने जगत को जंजाल कहा है। जगत जाड़ जंजाल जान जो, जग में ठीक जचा के ध्यान, वह भोगेंगे परम गति और बाकी होते फिरें बिरान। कि जगत को जंजाल मान के अगर हम रहेंगे तो आनंद से रह सकते हैं, और नहीं तो हम परेशान ही रहेंगे, बिरान रहेंगे। भक्ति जुगति शक्ति मिलकर फिर मुक्ति पावे इंसान। भक्ति जुगति माने जुगाड़ प्रबंध, भक्ति जुगति शक्ति मिलकर फिर मुक्ति पावे इंसान,
दया धर्म बिन नेक कर्म बिन तेरे जीवन में हलचल हो जा। ना करे जाप रह आप पाप में तेरा सब कर्तव्य निष्फल हो जा। सह समय आखिरी तीर पे नैया शरीर तेरा दुर्बल हो जा। और सब तहीना ना खाना पीना तेरा जीना भी मुश्किल हो जा। और जगन्नाथ बिन बात रात दिन न्यू दिल से रहते है हैरान। जगत जात जंजाल जानो ठीक जचा कर करते जान। आनंद राय हेडमास्टर जी के बारे में इन्होंने जो शिक्षा के प्रचार का योगदान था उसके बारे में लिखा है। हम हरगिज नहीं बुला सकते हैं कलयुग के अवतार तने, श्री अमीलाल के पूत लाडले नमस्कार हर बार तने। श्री आनंद राय के संपर्क के माँ जो भी बालक आ गया उसकी जीवन गाड़ी ने बस सतमार्ग से ही था गया। और जिसको मार्ग मिला मुकम्मल वो निर्भय होके भाग गया। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई जज की पदवी पा गया। जो सूखा बाग खड़ा सिसके था खिला दिए गुलजार तने। हम हरगिज नहीं भुला सकते कलयुग के अवतार तने कि जो संस्थाएं थोड़ी सी सुस्त हो गई थी उनको दोबारा से वैसे संस्था का जैसे तो खिला दिए गुलजार तने। दोस्ती के बारे में लिखते हैं, एक इसी बीमारी सब के आगे नहीं बताई जाती, यार बते पर यारी शब्द नहीं निभाई जाती। विद्वान पुरुष कहते आवें के सूल बराबर होते चार। विद्वान पुरुष कहते आवें कि सूल कांटा लंबा कांटा सूल बराबर होते चार। मूर्ख सेवक मुंजी राजा, कुटिल स्त्री कपटी यार। सेवक मूर्ख हो, राजा कंजूस हो, कुटिल स्त्री हो और कपटी यार हो तो ये सूल के बराबर होते हैं। इन चारों की पीड़ा से ये पीड़ित है सारा संसार। ना मांग करे ना कोई शिकायत, उनकी यारी जाती पार। कि ना तो कोई शिकायत करे, भाई कोई अच्छी बात हो जाए बुरी बात हो जाए तो उसकी शिकायत नहीं करे। और ना कोई स्वार्थ रखे, ना उनसे मांग करे दोस्ती में और ना शिकायत करे तो उनकी जो यारी हो पार जाती है। यार का अगर धन की ना बोर दिखाई जाती है। अगर दोस्ती है और फिर धन की या बल की या शिक्षा की बोर मारा कि हम तो न्यू कर दिया करा तो फिर वो दोस्ती नहीं है, फिर वो दिखावा है। गीता के बारे में कृष्ण जी योग बताते हैं अर्जुन को। सुन अर्जुन संसार में बड़ा आत्मज्ञान कया है जी। मन को रोक शांत चित होकर एक ठिकाने रखे ध्यान। सर्दी गर्मी हार जीत और दुख सुख समझे एक समान। आत्मनिष्ठ आत्मा का जो समझे ठीक यथार्थ ज्ञान। रह आनंद आत्मा में विषयों का ना करते ख्याल। प्राण अपान समान बना के भ्रकुटियों में दृष्टि डाल। इच्छा भय और क्रोध त्याग के बुद्धि की भी करे संभाल। और इस आत्मगत व्यापार में मन को प्रधान का है। मन सबका प्रधान है और लेकिन ये जो गुण बताए हैं प्राण अपान समान, ये भक्ति के एक वो हैं योग हैं, तो वो सारे करके और फिर वो जो है ना पार हो जाता है मनुष्य। प्रकृति से जुड़ाव की अगर हम बात करें तो अश्वमेध यज्ञ में लव और कुश ने घोड़ा पकड़ लिया था और फिर वो कभी कोई गया तो सबको माने नहीं। हाँ माने नहीं, मार गिराए उनको। तो रामचंद्र जी को पता चल गया भाई ये तो लव कुश आपके ही पुत्र हैं, मतलब खुद के ही हैं। तो लक्ष्मण को कहा कि भाई जाओ आप लड़ाई मत करना, उनको सम्मानित ढंग से सीता जी को और लव कुश को यहाँ ले आओ अयोध्या में और यहाँ आ जाएंगे। तो जब सीता जी कुटिया को छोड़ के चलती हैं तब उनको कितना प्यार था प्रकृति से सीता जी को। वो एक रचना में कहा है, वो लव कुश को कहते भाई मैं लक्ष्मण हूँ और तुम्हारा चाचा हूँ ऐसे ऐसे, और भाई आपके पिताजी ने सीता जी को और आपको याद किया तो बैठो रथ में आ जाओ। तैयार हो जाती है सीता जी। तो कुटिया को छोड़ते हुए क्या कहती है, इतनी सुनकर उठ सिया ने बिखरे बांधे केश। लव कुश जननी करके चाली जग जननी का भेष। हे मेरी गुरु की प्यारी कुटिया मैं तुझको शीश नवाती हूँ। हे मेरे गुरु की प्यारी कुटिया मैं तुझको शीश नवाती हूँ। हे मृग शावक गण गोवत्सो ना तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। कि हिरण के बच्चे थे और गायों के बछड़े थे तो उनको कह रही है कि हे मृग शावक गण गोवत्सो ना तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। मैं स्वामी की आज्ञा का पालन करने में सुख पाती हूँ। केवल जग को दिखलाने को फिर सीता बन जाती हूँ। होनी अपने बड़ होगी ना चले किसी की पेश। और इतनी सुनकर ऊँट सिया ने बिखरे बांधे केश। यानी कि वो जो लताएं थी वहाँ की बेल बूटे थे उनसे भी प्रेम था सीता जी को, और गाय के बछड़ों से भी और हिरण के बच्चों से भी।
तो वो प्रकृति का वर्णन इन्होंने किया है। तो छोटू राम के बारे में इन्होंने जो उनका किस्सा लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है। हाजिर था जब कदर करीना ईब खो के पछताए, हम जिंदाजी सर छोटू राम को समझ नहीं पाए। मरते दम तक दई प्रेरणा ऐ भोड़े किसान तू, सबसे पहले सीख बोलना संवार ले जवान तू। कौन हितैषी है तेरा दुश्मन को पहचान तू, और कितने लंबे अरसे तक यहाँ सह रहा अपमान तू। घर घर जाकर रुक के मारे सुते लोग जगाए, हाजिर था जब कदर करीना इब खोकर पछताए। खान पीन ओढ़न पहन का सब तरियाँ टोटा था, नहीं किसान ने मिले थी नौकरी यो भी दुख मोटा था। छोटू राम ने दिलवाया जो गरीबा का कोटा था। जब बड्डा राम नहीं मानते तो राम जरूर छोटा था। जब बड्डा राम नहीं मानते तो राम जरूर छोटा था, और जगन्नाथ जो काम होट लिया सब करके दिखलाए। तो ये उन्होंने जो छोटू राम के बारे में जी 3-4 जो खास बातें देखने को मिलती हैं। एक तो उन्होंने कभी द्व्यर्थी नहीं लिखा, गंदा खराब गाना लिखा ही नहीं, कभी अश्लील द्व्यर्थी या इस तरह की बात ना लिखी, और ना ही कभी अपनी जुबान से कोई निम्न स्तर की बात करी। कई बार देखा है कि कुछ गायक बड़े उम्र के हो जाते हैं, लेकिन वो बातचीत करते करते निचले स्तर की भी बात कर जाते हैं। पंडित जी वो बड़प्पन रखते थे, विद्वत्ता थी और वो बड़प्पन रखते थे, तो कभी इस तरह की बातें। खास बात यह कि दोनों धुनों पे गाई जा सकती है इनकी रागनी, चाहे फिल्मी धुन पे गा लो चाहे देसी धुनों पे गा लो। इतनी सरल रचनाएं हैं इनकी, बहाव है उनमें कि सभी मतलब उसमें फिल्मी धुनों पे खूब गाते हैं लोग इनकी, तो कोई अटकाव नहीं। देसी धुनों पे गाओगे तो भी गाई जाती है। और ऊपरा तलई की भी इनकी रागनी बड़ी प्रसिद्ध हुई। जब फूल सिंह का झगड़ा हो जाता है अपनी भाभी भूप सिंह जो राजा था उसकी पत्नी से, तो कहता भाई पानी दे दे, तो वो मना कर देती है। कहता इतने इसे पानी की जरूरत है, तो नौटंकी नहीं पहला। नौटंकी उस समय की मतलब आसपास की या कह लो जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी, मतलब सबसे सुंदर महिला थी और कुंवारी थी, राजकुमारी थी। तो उसने कह दिया भाई जा, इशारा है तो नौटंकी, हाँ कि नौटंकी नहीं पहला तू। तो वो 1990 में फिल्म बनी थी खानदानी सरपंच, अच्छा, उसमें ये रागनी हमने ली थी और वो रागनी कंपटीशन दिखाया था। हालांकि हीरो तो मैं था, लेकिन वो रागनी कंपटीशन में बैठे थे हम, तो मेरे ऊपर नहीं फिल्माई गई हो, रागनी कंपटीशन दिखाया। उसमें राजकिशन अगवानपुरिया और नीलम चौधरी ने ये मिलके गाई थी। कौन कड़े थे ब्याह के लिया दिखे वो निमानी, जब लेके आता है नौटंकी को, तो वो फूल सिंह तो उसकी भाभी कह रही है कौन कड़े थे ब्याह के लिया दिखे वो निमानी। निमानी मतलब कम उम्र की हड़की फुल्की। आँख खोल के देख ले भाभी या से त्री दुरानी, घर कौन बेते अलग पाट के करण लाग गया बदमाशी। फूल कहता है तू ठाली मौज उड़ाया करिए या रहा करेगी तेरी दासी। भाभी मारे घर में पैदा हो गया तू देवर सत्यानाशी, और मेरी छाती में पार लकड़गी तेरी लागी बात जरा सी। और इसकी पतली जीव गुबेरे कैसिया दिखे मानस खानी। भाभी कहती है इसकी पतली जीव गुबेरे कैसिया दिखे मानस खानी, और इसे ताने मतने मारे होके बड्डी शानी। बहुत प्रसिद्ध रागनी रही है, कंपटीशनों में भी बहुत गाई गई, फिल्म में भी हमने खानदानी सरपंच में ली थी। जो आखिरी रचना की आप बात कर रहे थे पंडित जगन्नाथ जी की, है बड़े खेद की बात चाहे दिन हो चाहे रात, वो रहता हरदम साथ फिर भी क्यों घबराते हो। भगवान के बारे में कह रहे हैं, यानी कि आभास हो लिया था उन्होंने। हाँ, है बड़े खेद की बात चाहे दिन हो चाहे रात, वो रहता हरदम साथ फिर भी क्यों घबराते हो। जिसके दिल में पक्का विश्वास हो जाता उसी दिन वो आदमी खास हो जाता है, और कोई भय दिल में रहना निर्भय हो जाते हो। कोई भय दिल में रहना निर्भय हो जाते हो। है बड़े खेद की बात चाहे दिन हो चाहे रात, वो रहता हरदम साथ क्यों घबराते हो। जगन्नाथ कदे ना करता बेमतलब की बात, जगन्नाथ कदे ना करता बेमतलब की बात, हरि गुण गावे दिल बहलावे मगन रहे दिन रात। अरे आओ तुम भी गाओ क्यों शर्माते हो, वो रहता हरदम पास फिर साथ फिर भी क्यों घबराते हो। बहुत ही सरल हृदय के, सरस वाणी के और निराभिमानी, कोई अभिमान इनमें नहीं था। उस महान आत्मा को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं वो आगे हमारे एक धरोहर के रूप में संकलित कर दीजिए आपने। हाँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि
जीवन के अंतिम दिन आखिरी जो हुआ है वो भी इसमें शामिल हो गया है। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार। ये बड़ी सुनने की बात है धर्मेंद्र जी, कि रामकृष्ण व्यास जी ने कहा कि भाई लो, इत्तेफाक होता है कई बार, और वो किताब जो मेरे पास भेजी उसने प्रकाशक ने वो बगैर गत्ते की भेज दी। मैंने फ़ोन तो कर दिया, पंडित जी आपकी पुस्तक आ गई है, लेकिन वो गत्ते वाली के चक्कर में और वो तब तक पंडित जी गुजर गए। ऐसे ही इनका हुआ कि जैसे हम 29 जुलाई को इनसे मिलने गए थे और बताया था भाई लगभग पुस्तक तैयार है, और ये 11 अगस्त को चले गए। ऐसे ही जो है ना वो पंडित कृष्णचंद्र नादान जी वाली पुस्तक के साथ कितना बढ़िया लिखा जी। सबको देने वाला है बहुत बड़ा दाता, उसकी करनी ने मानस कोई समझ न पाता, घर घर क्यों दर दर तुम ठोकर खाते हो। हैं, सार है ये जिंदगी का। बिल्कुल सार है, और ये आखिरी है उनका। आखिरी है। तो ये इस तरह का पंडित जगन्नाथ जी का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था। उन्होंने, उनको कई लोग अपना गुरु भी मानते हैं, उन्होंने बहुत लोगों को, जितने भी ये रागनी गढ़वा बेंज वाले सारे ही लगभग मानते हैं। वो इस तरह का एक व्यक्तित्व। रागनी में गढ़वा बेंजो को लोकप्रिय उन्होंने बनाया। हाँ, उससे पहले गढ़वे पे टीप नहीं थी, गाते फौजी मेहर सिंह भी थे गढ़वा बेंजू पे ही, लेकिन इन वाला फिर टीप बांध के जो गाना का करा और फिल्मी धुनों पे करा, आराम से सारे गाए, तो वो इनकी देन है, इसीलिए इनको गढ़वा बेंजू का सरताज कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। रामफल जी आप कई दिन में आए, लेकिन मैं की तरह बरस गया था हैं। आपने दादा जगन्नाथ की पूरी जो जीवन वर्त सुनाया है, ये उनके चाहने वालों को भी और जो नई पीढ़ी जिसको पता नहीं है उसके लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा जी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। राम राम। और ये करीबन 20 के करीब हो गए हैं मेरे ख्याल से, गिने तो नहीं है मैंने अभी तक। आप हरियाणा के सांगियों के कितने एपिसोड बना चुके हो? और करते रहेंगे, तो जब तक ये ख़त्म ना हो तब तक चलते रहेंगे, जो प्रभु इच्छा। ठीक है जी, शुक्रिया। राम राम। वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर कर देना जरूर, 2-4 लोगों को पता लग जाना चाहिए। और दादा जगन्नाथ जी के आखिरी जो भजन है उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी मौत का पूर्वाभास हो चुका था, और ये भगवान को एक आखिरी ट्रिब्यूट वो दे के गए हैं अपनी इस रागनी में। तो आप इस पे क्या कहेंगे ज़रूर कमेंट भी करके बताना। नमस्कार, राम राम।